जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हमने उत्तर प्रदेश एचजीएस से संबंधित जितने भी पूर्व के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसकी लगभग समग्र रूप से व्याख्या किया हुआ है, और उसको जिन व्यक्तियों द्वारा लगातार रीड किया जा रहा है, देखा जा रहा है वीडियो, मुझे विश्वास है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया होगा। हम लोग आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं। 2016 का चर्चा किया जा रहा है, इसके बाद एक साल केवल बचता है। 2018 का जो 3 प्रश्न पत्र है, तीनों पेपर का, उसका चर्चा किया जाएगा। इसके बाद से इसका टॉपिक समाप्त हो जाएगा, और हमें विश्वास है कि जल्द ही हम इस हफ्ते में ये सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। इसके बाद से फिर नए विषय पे चर्चा किया जाएगा, जो कि बिंदुवार सब्जेक्ट वाइज होगा, और उस पर हम लोग उसका व्याख्या करेंगे। विषय पे आते हैं, समय न गंवाते हुए। हम लोग चर्चा कर रहे थे विधि प्रश्न पत्र प्रथम का, उसमें से 2 क्वेश्चन लगभग हो चुके थे। तीसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदू विधि में मिताक्षरा सहदायकी और संयुक्त परिवार के मध्य अंतर क्या है। देखिए, तो पहले तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। निर्माण पुरुष महिलाओं को ही मिलाकर के होता है, परिवार का ही, लेकिन काउंटिंग के मामले में अंतर होता है। जैसे अगर जो हिंदू संयुक्त परिवार की बात देखी जाएगी तो एक प्राचीन अवधारणा है, कई सहदायकी मिला करके एक संयुक्त परिवार बन सकता है। मतलब एक संयुक्त परिवार में कई सहदायकी होती है, लेकिन एक सहदायकी में संयुक्त परिवार एक ही हो सकता है, कई नहीं हो सकता है। उसके पीछे कारण क्या है कि इसमें पुरुष वंशज को, उस पीढ़ी को लेकर के 3 पीढ़ी तक देखा जाता है, यानी कि पुत्र पौत्र पपौत्र तक। ये सहदायकी को जो है, ये मिताक्षरा विधि के द्वारा गवर्न होता था, सहदायकी को गठित करता था, लेकिन इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती थीं। चूँकि 2005 में अमेंडमेंट हुआ है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 6 में, और उसके बाद से फिर अब सहदायकी का जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हो चुका है, वो पुरानी वाली। अब सहदायकी में पुत्री भी शामिल है, वो चाहे विवाहिता हो चाहे अविवाहित हो। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो ये दोनों में ये अंतर है। अगर जो देखा जाए सहदायकी का, तो सहदायकी विशुद्ध विधि द्वारा सृजित निकाय है। यह करार या समझौते से सहदायकी का सृजन नहीं होता है। सहदायकी की सदस्यता जन्म से होती है। सदस्यता प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, किंतु दत्तक ग्रहण इसका अपवाद है। एक दत्तक ग्रहण द्वारा किसी बच्चे को शामिल किया जाता है तो उसमें सहदायकी का निर्माण हो जाता है। चूँकि ज्वाइंट फैमिली में, जो संयुक्त परिवार में, उसमें नए सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, विवाह के रूप में, दत्तक पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, या अन्य सदस्य भी उसकी सदस्यता ले सकते हैं उस फैमिली के मेंबर बन करके। तो ये चीज़ अंतर है। अब हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो अंतर एक कह रहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार असीमित होता है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है। सहदायकी में, जबकि सहदायकी एक संयुक्त परिवार के कुछ सदस्यों तक सीमित होती है। दूसरा अंतर कह रहा है कि संयुक्त परिवार में एक पूर्वज के कितने ही वंशज शामिल हो सकते हैं, जबकि सहदायकी में एक पूर्वज के 4 पीढ़ी के पुरुष वंशज सदस्य शामिल हो सकते हैं। लेकिन 2005 के बाद महिलाएं भी, माने यानी कि पुत्री भी, महिलाएं शब्द नहीं है, पुत्री भी शामिल हो सकती है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में महिलाओं को जोड़ लेते हैं, तो महिलाओं के अंतर्गत ये नहीं उसमें संशोधन हुआ, उसमें पुत्री का संशोधन हुआ कि पुत्री भी शामिल होगी। इसके मतलब ये नहीं हुए कि कोई महिला उसमें शामिल हो जाएगी कहीं से भी। अब तीसरा अंतर बता रहा है, संयुक्त परिवार में कई सहदायकी हो सकते हैं, जबकि प्रत्येक सहदायकी की कई संयुक्त परिवार नहीं होती है। 5वां अंतर बता रहा है, संयुक्त परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसका सदस्य होता है, जबकि सहदायकी में भी सदस्यता जन्म से होती है, किंतु जन्म उसी सहदायकी में ही जन्म लेना आवश्यक है। मतलब जो पीढ़ी होती है 3 पीढ़ी तक, उसी में ही लेना जरूरी होता है। 6वां इसका अंतर है कि संयुक्त परिवार का निर्माण विवाह द्वारा घटता बढ़ता रहता है, जबकि सहदायकी का बढ़ना जन्म से एवं घटना मृत्यु से होता है। मतलब एक व्यक्ति की मृत्यु होगी तो पीढ़ी आगे वाली उसमें ऐड होती जाएगी। तो इस तरीके से इसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी है, नारायणी की शादी 1955 में दीनदयाल से हुई।
दोनों हिंदू थे। उसका पति विवाह के 3 महीने के भीतर मर गया। पति की मृत्यु के बाद वह अपना पति का वैवाहिक घर छोड़ दी तथा अपने पिता के घर चली गई, जहाँ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के प्रवर्तन के पश्चात वह मर गई। उसकी स्व-अर्जित संपत्तियां थीं, उसका उत्तराधिकारी पिता के उत्तराधिकारी होंगे या पति के उत्तराधिकारियों किस प्रावधान से के अंतर्गत होंगे। देखिए, सीधे सीधे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 और 15-16 पर यह आधारित क्वेश्चन है। चूंकि यह मामला स्व अर्जित का है तो जो धारा 14 बताता है कि किसी प्रकार की संपत्ति है तो उसकी खुद की स्वामिनी हो जाएगी। उसमें परंतुक भी दिए गए हैं। धारा 2 में बताए गए हैं कि अगर जो किसी कंडीशन के तहत वो प्राप्त किए, दान के द्वारा, वसीयत के द्वारा, किसी पंचायत के द्वारा, न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के द्वारा, तो उसमें जो बातें वर्णन की गई है उसी के अकॉर्डिंगली वो संपत्ति को धारित करेगी। किंतु अगर जो ऐसा नहीं है, स्वअर्जित है, तो निर्वसीयती यदि नहीं मरती है तो धारा 15 गवर्न होता है। 15 में भी 2 क्लाज है। क्लाज 1 कहता है कि यदि स्वअर्जित संपत्ति है तो क्लाज 1 लागू होगा, स्वअर्जित संपत्ति नहीं है तो धारा 2 उसका लागू होगा। यहाँ स्वअर्जित संपत्ति की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है कि अगर जो प्रथम कॉलम वाले व्यक्ति नहीं होंगे तो उसके दूसरे कॉलम वाले व्यक्ति उसके संपत्ति को पाएंगे। अब प्रथम कॉलम क्या है इसमें, तो कह रहा है कि सर्वप्रथम पुत्र एवं पुत्री तथा पति, ये 3 लोग पाएंगे। अब तीनों इसमें नहीं है। दूसरा कह रहा है द्वितीय पति के दयादों को चला जाएगा, तीसरा है तृतीय माता पिता को, चौथा है चतुर्थ पिता के दयादों को और अंत में माता के दयादों को। तो जो इसका आंसर होगा उसमें द्वितीय वाले जो हैं पति के दयाद जो हैं उनके पास संपत्ति चली जाएगी, क्योंकि ये खुद की स्वअर्जित संपत्ति है, न कि ये वरासत में पाई है। वरासत में पाई होती तो 15(2) का नियम लागू होता। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लेते हैं। कहते हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या हिबा दान पर कोई शर्त आरोपित किया जा सकता है? क्या काय कार्पस का हिबा एवं फलोभोग के हिबा के संबंध में कोई अंतर है? एक मुस्लिम पुरुष अपना गृह अपनी पत्नी को हिबा इस शर्त पर करता है कि वह उसका अन्य संक्राम्य नहीं करेगी, वह उसका विक्रय विलेख निष्पादित करती है। क्या विक्रय विलेख वैध है? अपना उत्तर निर्णय के संदर्भ में दें। देखिए, ये मुस्लिम विधि में जो दान होता है, हिबा जो होता है, पहले तो आप लोग को कई जो हैं मुल्ला के अनुसार क्या कहा गया है, वेली के अनुसार क्या कहा गया है, अमीर अली ने क्या कहा है, तो ये कई तरीके की बातें, तो ये LLB में या PCSJ वगैरह में लिखने का समय रहता है तो उसमें बाकायदे हिबा की परिभाषा दी जाती है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर ही देना ज़्यादा सुसंगत होगा। तो PB कथेसा उम्मा बनाम नारायण नाथ कुम्हासा AIR 1964 के मामले में न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने हिबा का जो परिभाषा दिया था वो ये कहा था कि हिबा किसी विशिष्ट वस्तु पर बिना एवज के अधिकार प्रदान करने को कहा जाता है। हिबा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का दान जिससे दान ग्रहीता को लाभ हो। तो इस तरीके से इस प्रकार अंतरण तुरंत एवं पूर्ण तकमील उल एन होता है, ये हिदायतुल्लाह महोदय ने कहा था। अब चूंकि मुस्लिम विधि को देखते हैं तो उसमें 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो हिबा होता है, उसके अलावा हिबा बिल एवज होता है, हिबा बिल शर्तुल एवज भी होता है। मतलब कि कुछ चीज़ों के बदले में दान करना, वो हिबा बिल एवज हो गया। हिबा बिल शर्तुल एवज का मतलब कि शर्तों के साथ कुछ प्राप्त किया जाए और उसके बदले में दान दिया जाए, तो ये चीज़ तो लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि एवज के अलावा हो। अब मेरे बातों को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ शब्द शर्तुल एवज की बात कही गई है या सिर्फ एवज की बात कही गई है, न कि किसी शर्तों की बात कही गई। अगर जो किसी प्रकार के शर्तों को लगाया जाता है हिबा करते वक्त, जो हिबा को कहीं ना कहीं से उसको निष्क्रिय बनाता है या उस तरीके का शर्त बनाता है कि उसको आत्यांतिक होने से रोकता है, तो वो कहीं ना कहीं से वो शर्त शून्य होता है। लेकिन हिबा शून्य नहीं होगा, अवैध नहीं होगा, वो वैध माना जाएगा। इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि एक मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी गृह अपनी पत्नी को हिबा इस शर्त पर करता है कि वो उसका अन्य संक्राम में नहीं करेगा। तो ये शर्त लगा रहा है, ये शर्त शून्य होगा लेकिन हिबा इन्फोर्स किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वह उसका विक्रय विलेख निष्पादित करती है, क्या विक्रय विलेख वैध होगा? तो जी हाँ, वो वैध माना जाएगा,
क्योंकि वो उस पर पूर्ण स्वामिनी हो जाएगी और वो इस प्रकार से धारण करेगी संपत्ति कि उस पर कोई शर्त लगा ही नहीं हो। क्योंकि शर्त यदि लगाया जाएगा तो सिर्फ एवज की लगाया जाएगा या शर्तुर विल एवज के बारे में लगाया जाएगा, मतलब कुछ शर्त के साथ एवज लगाया जाएगा या तो केवल एवज लगाया जाएगा। मतलब इस तरीके से कोई शर्त नहीं लगाया जा सकता है कि वो एवज के अलावा कुछ हो। एवज मतलब प्रतिफल या कुछ भी, उसके लिए उपहार या कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी चीज़। जैसे हमने एक प्रकार से किसी को हिबा किया और उसके एवज में, मतलब उसके बदले में, एवज का मतलब होता है बदले में कोई चीज़ प्रदान करना, तो ये मान्य हो सकता है, लेकिन इस तरीके का शर्त नहीं लगाया जा सकता है। तो अब इसमें इसका तो आंसर हो गया। पहले पैरा का अगर जो आंसर देखा जाए तो उसमें दो बातें कर रहा है कि कार्पस क्या होता है, फलोभोग। कार्पस का मतलब होता है कि मूल जो संपत्ति होती है वो, और उसका जो कोई लाभांश होता है, कोई उस पर संपत्ति पर लाभ मिलता है। जैसे कोई बाग बगीचा है तो बाग बगीचा जो होता है उसका मूल संपत्ति माना जाएगा, कार्पस हो गया। जो फल होगा उसका बगीचे का, बाग का, तो जो फल वगैरह होगा या उस फल से जो बेचने पे, विक्रय करने पे या जो भी लाभ प्राप्त होगा वो उसका लाभांश हो गया। उसको काय बोलते हैं, अरे सॉरी, इसको तो काय कार्पस को बोलते हैं। और उसके बाद से लाभांश को लाभांशी बोला जाता है। अब इसमें जो अंतर की बात है वो यही है कि जो मेन जो संपत्ति होती है उसको काय कहा जाता है, और काय की संपत्ति के साथ साथ चाहे तो काय को न करके सिर्फ माने काय को ट्रांसफ़र करके, दान करके लाभांश अपने पास रखा जा सकता है। इस तरीके के विवाह जो है वैध होते हैं, यानी कि जो संपत्ति होती है पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र हो जाती है। बस यही है कि उसके लाभ वगैरह अपने जीवन काल के लिए चाहे तो कोई व्यक्ति उसको रख सकता है, तो ये सब वैध होता है। तो यही थोड़ा सा अंतर है, इसको देख करके हम लोग क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। बाकी जो इसेंशियल हैं, इसेंशियल चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसेंशियल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का आंसर ही देना ज़्यादा सुसंगत होगा, क्योंकि मेंस में इतना समय नहीं होता है कि आप कोई ज़्यादा समय तक क्वेश्चन का आंसर लिखें। अब एक क्वेश्चन आता है, रियल एस्टेट अभिकर्ता एक्स का रूलिंग पार्टी से निकटता के कारण वह जानता था कि अमुक गांव से राजमार्ग होकर जाएगा तथा वह गांव के भूमिधर ए से भूमि के विक्रय की संविदा 10,000 रुपये प्रति बीघा की दर से 1/1/2010 को करता है। विक्रय का निष्पादन 1 वर्ष के अंदर किया जाना था। 10/10/2010 को ए की मृत्यु हो गई। सड़क परियोजना 1/10/2010 को स्वीकृत हुई। एक्स बी के विरुद्ध साबित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद 20/12/2010 को दाखिल किया, जो ए का अकेला वारिस था। वादी का विकथन था कि वह संविदा के अपने भाग का पालन हेतु रजामंद है और कि 30/8/2010 को विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए ए को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। वाद का इस आधार पर विरोध किया गया कि संविदा वाद के पक्षकारों के बीच नहीं हुई थी तथा परिस्थितियां बदल गई हैं एवं गांव की भूमि की कीमत बढ़ गई है, इसलिए वह को गंभीर क्षति कारित होगा तथा वह भूमिहीन हो जाएगा। उसने यह भी दावा किया कि संविदा का परिवर्तन असामयिक होगा, विधि के उपबंधों के अनुसार निर्णित कीजिए। देखिए, जो आंसर इसमें दिया है वो थोड़ा सा हमारे आंसर से डिफर करके दिया है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो वादी है वो कहीं ना कहीं से कपट किया है, मिसप्रिपरेशन के तहत जो है उसको प्राप्त किया है सम्मति, जो कि संविदा अधिनियम के धारा जो 17 है वो लागू होता है खास। और धारा जो है इसमें ये बताता है कपट की कोई बात ऐसी है जिसको छिपा करके और कोई संविदा किया जाता है तो एक पक्षकार के विकल्प पे शून्यकरणीय होता है, यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है उसके विकल्प पे शून्यकरणीय होता है। चूँकि विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के तहत इन्फोर्स कराने के लिए, परफॉर्मेंस कराने के लिए संविदा को वाद दाखिल किया गया, तो विपक्षी जो पीड़ित पक्षकार है यानी कि उसका उत्तराधिकारी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो इस बात को उठा सकता है कि जो धारा 17 में संविदा अधिनियम का है वो कहीं ना कहीं से उसको जानकारी थी, और जानकारी होने के नाते और टीपीए की जो धारा 55 का जो क्लास 5 है 5A उसमें भी ये बात कही गई है कि जिन बातों को क्रेता को पता है कि उससे फ़ायदा किसी विक्रेता को होने वाला है तो उस बात का भी
उस प्रकटन करेगा। तो उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया था, लिहाजा जो है और चूंकि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में भी ये बात कहा गया कि डिफेंड जो माने विपक्षी है, जो प्रतिवादी है, वो उन सारे आधारों को भी उठा सकता है, डिफेंड कर सकता है, जो वो आधार उसको किसी अधिनियम के तहत या इस अधिनियम के तहत मिले हैं। तो ये उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इस आधार को उठाना चाहिए और उस आधार पर उसका पिटीशन जो है खारिज किया जाएगा। मतलब जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का जो आवेदन किया गया है वो खारिज किया जाएगा और जो विक्रय करार किया गया था वो चूँकि शून्यकरणीय होने के नाते उसको शून्य डिक्लेयर कराया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। चूँकि इसमें घुमा करके क्वेश्चन दिया है, इस बात का कहीं से प्ली नहीं लिया गया है धारा 17 का जो संविदा अधिनियम है या 16 का, तो उससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं से वादी इसमें सफल होगा। रही बात टीपीए का, तो टीपीए का जो धारा 55 का 5 ये है वो क्वेश्चन के रूप में तो बता रहा है कि ये इस तरीके का उसको जानकारी थी, लेकिन इसको साबित करने का भार भी इसमें प्रतिवादी के ऊपर होता है। और प्रतिवादी कहीं से ये ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है कि वो छल कपट द्वारा या उसको पहले से पता था, नेक्सस था रूलिंग पार्टी के साथ, जिसके वजह से हमारे जो पिताजी के द्वारा जो या जो भी उनके गार्जियन हैं जिसने संविदा किया था वो शून्यकरणीय संविदा होता है और इस आधार पे इसको नल एंड वाइड घोषित किया जाए। तो ये कहीं से आधार इसका नहीं लिया गया है, तो हमारे हिसाब से वादी इसमें सफल होगा और विक्रय विलेख को निष्पादित कराया जाएगा। बशर्ते अब चूँकि क्वेश्चन का आंसर सबका अपना अपना देने का तरीका होता है। इसमें यह कहा गया है कि चूँकि इसमें मेंशन है कि उसने 55A का जो है 55 जो धारा 55 है टीपीए का, उसके उपधारा 5A का जो है इसने सीधे सीधे लाभ लिया है, इसलिए इसका संविदा जो है विखंडित करने योग्य है। तो अब जो भी हो आंसर हमारे हिसाब से थोड़ा सा डिफर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कर उन अपवादों को बताइए जहां बिना प्रतिफल के करार वैध तथा प्रवर्तनीय है। संविदा अधिनियम की धारा 25 में बताया गया है, 3 अपवाद दिए गए हैं। हमने पहले भी इसका चर्चा कर दिया है। पहला अपवाद यह है कि अगर जो किसी निकट संबंधी को प्रेमवश कोई संविदा किया जाता है और वो भी लिखित रूप में हो, रजिस्टर्ड हो, तो वो प्रतिफल के अभाव में भी वो संविदा वैध होगा। दूसरा कह रहा है कि यदि कोई भूतपूर्व में कोई कार्य किया गया हो और उसमें वचनदाता के कार्यों के परिणाम स्वरूप जो है कोई प्रतिफल देने की बात कही गई है, संविदा किया जाता है, तो वो इन्फोर्स कराया जाता है। तीसरा, अगर जो कोई मियाद काल कोई बीत गया हो किसी वाद से संबंधित, संविदा के इन्फोर्स से संबंधित, और उसके संबंध में पूर्ण या भागता कोई देने की बात कही गई है उसके संबंध में, तो उसका भी वैध होगा। यही बात सेकंड वाला भी जो अभी हमने बोला था कि कोई पूर्व का कोई कार्य किया गया हो और उसके एवज में पूर्ण रूप से या अंशतः उसका कोई प्रतिफल देने की बात किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है, तो वो भी पूर्ण संविदा के रूप में इन्फोर्स कराया जाएगा, भले ही उसमें प्रतिफल का अभाव है। तो ये 3 तरह के अपवाद हैं। इसमें एक केस भी है, राजलकी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी का मामला है, और भी है आपका जो है मद्दी सेठी शेखर बनाम पुलिया वाला कोम्यूरेली का मामला है, धीरज कौर बनाम विक्रमजीत का मामला है। तो इस तरीके से 2-3 केसेस हैं, उसको आप दे सकते हैं, चूँकि रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हमने चर्चा कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5B पे। करा न्यायिक निर्णय को संदर्भ में देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है विचाराधीनवाद का सिद्धांत। तो ये विचाराधीनवाद का सिद्धांत धारा 52 टीपीए पर आधारित है। उसमें 2 बातों का मेंशन करना होना जरूरी होता है। पहला कि नोटिस, यानी कि यदि कोई भी मामला विचाराधीन है तो ये मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति उस विचाराधीन मामले के रहते हुए क्रय करता है तो उसको इस बात का नोटिस होगा कि मामला विचाराधीन है। ये इम्प्लाइड प्रकार से नोटिस है, उसको भले नोटिस ना दिया गया हो लेकिन ये माना जाएगा कि उसको इस बात की नोटिस थी। अब यदि कोई व्यक्ति क्रय कर लेता है उस संपत्ति को, जो डिस्प्यूट है, तो उस न्यायालय के आदेश के अधीन ही वो क्रय करेगा। यही इसका मूल क्या बोलते हैं, एक प्रकार से निष्कर्ष है विचाराधीनवाद का सिद्धांत जो है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5B का जो टिप्पणी लिखने वाला, मृत व्यक्ति की मानहानि। तो देखिए, मृत व्यक्ति की मानहानि जहाँ तक इंग्लैंड विधि में है तो वहाँ नहीं है, लेकिन इंडिया में उसको माना गया है। और
इसको इस रूप में माना गया है कि एक प्रकार से जो 499 है, धारा 499 उसका जो वो स्पष्टीकरण 1 है, उसमें ये बात कहा गया है कि कोई मृत व्यक्ति भी है तो उसका भी मानहानि किया जा सकता है। उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी मृत व्यक्ति के कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को अपहृत करने के लिए आश्रित होता, तो इस तरीके से उसकी भी मानहानि हो सकती है। और अपने यहाँ टाट में भी इसके लिए प्रतिकर की बात कही गई है। उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो वो 499 के जो स्पष्टीकरण सेकंड है उसके तहत मानहानि का दावा भी कर सकते हैं और बाकायदे अभियोजन चला सकते हैं। फिर तीसरा टिप्पणी लिखने के कह रहा है कि संविदा का भागिक पालन का सिद्धांत। तो ये टीपीए में 53A है। इसमें भी हमने चर्चा किया था। इसमें अघोर कुमार दास बनाम गांगुली का मामला था। इसमें प्रमोद कुमार दास बनाम दंतमारा टी कंपनी का मामला था। ये यदुनाथ बनाम आरिफ का मामला था। उन सब मामलों का वर्णन करते हुए 53A का आप व्याख्या कर सकते हैं। और भागिक पालन में सिर्फ यही होता है कि उसको यदि इन सब कंडीशनों को फॉलो कर रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कब्जा धारण करने का अधिकार है पीड़ित पक्षकार को, और वो तब तक जब तक कि उसको उसकी जितनी भी प्रतिफल दिए हैं उसको प्राप्त न कर ले। अब इसके बाद से आता है पूर्ण दायित्व एवं कठोर दायित्व। तो कठोर दायित्व का सिद्धांत रायलैंड बनाम फ्लेचर के नियम से आया। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भारत में आया। और कठोर दायित्व के अपवाद होते हैं। इसमें 6 अपवाद होते हैं। दैवीकृत होता है, भूमि का प्राकृतिक प्रयोग होता है, वादी की सहमति होती है, वादी की अपनी चूक होती है, तृतीय व्यक्ति का कृत्य होता है, वैधानिक प्राधिकार होता है। इतने अपवाद होते हैं। लेकिन जो पूर्ण दायित्व होता है उसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं होता है। और अपने यहाँ जो हिंदुस्तान में कठोर दायित्व था उसको एकदम से बिना अपवादों के साथ उसको पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू किया गया। और MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में इसको सर्वप्रथम लागू किया गया। उसके बाद से फिर अभी तक ये चलता आ रहा है। इसमें कुछ टॉपिक होंगे, हम जब चर्चा करेंगे जब क्या बोलते हैं टाट का, तब उस समय इसका ज़्यादा व्याख्या करेंगे। चूँकि टिप्पणी में दिया है तो टिप्पणी में बस इतना ही आप लिख सकते हैं। कठोर दायित्व के इसेंशियल क्या हैं, बहुत चूँकि मेंस की बात है और HGS में बहुत ज़्यादा आप लंबा नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो शार्ट में यही है कि जो इसेंशियल कठोर दायित्व में होता है कि किसी प्रकार का आप ऐसी वस्तु या संपत्ति का प्रयोग करते हैं जो कि आपके क्षेत्राधिकार से बाहर निकल जाता है और वो इस प्रकार का है कि दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, तो कठोर दायित्व के सिद्धांत के तहत आता है। रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम इसी पर आधारित था। अपने उसी सिद्धांत को पूर्ण लाइबिलिटी के रूप में लिया जाता है। पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में उसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि आपकी लाइबिलिटी थी उन सारी चीज़ों को प्रिकॉशन के साथ करना जो कि एक व्यक्ति को करना चाहिए, ये आपकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। अब इसका आखिरी टिप्पणी देख लेते हैं। व्यक्तिगत सेवा की संविदा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये धारा 40 संविदा अधिनियम पर आधारित है और साथ में जो है आपका धारा 14 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है। उसमें जो कहा गया है कि किसी व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित कोई ऐसा है संविदा है उसका इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है यदि उसके व्यक्तिगत दक्षता पर है और वो कहीं से नियोग्यता को प्राप्त कर लेता है तो उसका परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। और यही बात धारा 40 में कहा गया कि अगर जो वो व्यक्तिगत दक्षता पर आधारित कोई ऐसा है तो उसी को परफॉर्मेंस करना होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को से नहीं कराया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे करके हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। और इस प्रकार से सन 2016 का जो विधि प्रस्पत प्रथम है वो समाप्त होता है। अब द्वितीय का हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी बात आप लोग को ज़रूर समझ में आई होगी। डायरेक्ट ज़रूर देख लीजिएगा। जिन जिन केसों का मैंने चर्चा किया है उसका भी आप लोग एक बार सरसरी तौर पे देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।